बहुत सारे तो ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ये समस्या जो है 100 साल से है, यानी 100 साल हो गया उनके पास, आज भी आपको कागजात देखने को मिलेगा, लेकिन उनका जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ है, या कह सकते हैं उन्होंने म्यूटेशन कराया भी नहीं है। देखें, ये सारा समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आखिर कैसे कराएंगे, और आपको सही प्रक्रिया भी मालूम होना चाहिए। अब है कि मान लेते हैं इनका 15 साल से म्यूटेशन नहीं हुआ है, अब क्या करना चाहिए। कोई जमीन का जो टुकड़ा है, तो अगर ये जमीन है तो इस जमीन का कागजात के तौर पर या तो जमीन का केवाला, या कहें जमीन का बैनामा, या जमीन जो है अगर खतियानी है तो जमीन का खतियान होगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि जमीन का अगर खतियान बनाया गया तो खतियान में जितना भी जमीन दर्ज है उसका टैक्स भी देना होगा, यानी तो सरकार के द्वारा जिसके नाम से खतियान बना उसी के नाम से डायरेक्ट म्यूटेशन कर दिया जाता है। यानी खतियान में जो भी जमीन दर्ज है वो सारा जमीन का म्यूटेशन हो गया, और वो सारा जमीन का एक साथ जो है अब सरकार आपसे टैक्स वसूलेगी। केवाला जिसके पास है वो क्या करता है, सबसे पहले उस जमीन का पहले म्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है। म्यूटेशन अगर उसका हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये ओके हो गया, उसके बाद वो सरकार को कर देगा, या कह सकते हैं सरकार को वो टैक्स देगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, लेकिन इसी क्रम में ये होता है कि किसी का म्यूटेशन हो ही नहीं रहा है। उसका क्या कारण है? देखें, इसका जो कारण है कि अगर कोई खतियानी प्रॉपर्टी जो विक्रेता है, बेचने वाला, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, बेचने वाला जो है इसी खतियान से जमीन को बेचा, अपनी खतियानी जमीन को बेचा, लेकिन जो बेचने वाला है उसके नाम से जो है टैक्स नहीं जा रहा था। यानी जो बेचने वाला है उसके नाम से जमीन का म्यूटेशन नहीं था, तो इसलिए उसका नाम दर्ज ही नहीं था। लेकिन वो अपना परिचय दिया कि हम अपना दादा का संपत्ति को बेच रहे हैं, और ये हमारा दादा का नाम है जिसके नाम से जमीन का खतियान है। जमीन की रजिस्ट्री हो गई। अब यहाँ पर खरीदार जो है वो जैसे ही दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया, खरीदार जैसे ही म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, यहाँ पर क्या हुआ, अप्लाई करने के बाद तो यहाँ तो विक्रेता का नाम ही दर्ज नहीं है, तो दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये समस्या का हल कैसे निकलेगा? इस समस्या का हल निकालने के लिए यही है विकल्प कि जिसके नाम से खतियान है या जो खतियानी जमीन को बेचा है वो जाकर वंशावली दे, और साथ में जो भी जानकारी पूछा जाए उस जानकारी का एक तरह से जवाब दे। अब है कि ठीक है, इस तरह का भी दाखिल खारिज जो है, अगर आप सबूत देते हैं कि मेरा ये जमीन है और हम उनके उत्तराधिकारी हैं, और कोई भी हिस्सेदार, खतियान में जितने भी हिस्सेदार हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तो दाखिल खारिज होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है। आप 15 साल से नहीं भी कराएं तो भी करा सकते हैं, आप 100 साल से नहीं कराएं तो भी दाखिल खारिज करा सकते हैं। दाखिल खारिज कराना बेहद जरूरी है। दाखिल खारिज अगर मान लेते हैं आप नहीं कराते हैं तो सबसे बड़ा समस्या ये उत्पन्न होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ धोखाधड़ी बढ़ जाएगा। जैसे आप समझते हैं कि अगर मान लेते हैं अगर बैंक का जो ट्रांजैक्शन हो उसमें ओटीपी की अगर बात नहीं हो, बिना ओटीपी का ही सारा ट्रांजैक्शन हो जाए, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। इसीलिए ये जो है एक तरह से आप एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। दाखिल खारिज एक प्रक्रिया है जिससे सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं,
और सरकार को आप अगर टैक्स नहीं देंगे वो भी एक समस्या है, और धोखाधड़ी भी बढ़ जाता है। सर जी हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। देखें 3 पीढ़ी से रहना एक बड़ी बात है। कोई जमीन पर अगर कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं, कह सकते हैं उसके दादा भी इस पर रहे हैं, है ना, तीसरी पीढ़ी है। अब कहने का मतलब पहला जो रहे उनके दादा रहे, उसके बाद पिता भी इसी जमीन पर रहे, और आज यहाँ पर जो इनका बेटा है, कह सकते हैं पोता जो है, वो भी अब रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है। तो अब घर बना हुआ है, अब हटने के लिए कह रहा है। तो देखें कानून क्या कहता है और सरकार के द्वारा आपको क्या अधिकार दिया गया है। सरकार के द्वारा क्या अधिकार मिला हुआ है आपके राज्य के अनुसार, इसके बारे में आगे हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आप कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको आगे बताएंगे तो पूरा ये प्रक्रिया समझ में आ जाए। तो अब दादा, पिता और पोता, ये तीनों पीढ़ी अगर रह रहे हैं ना, तो इनके पास एक अधिकार है, घर बनाकर अगर रह रहे हैं, ये खुद कोर्ट में मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। लेकिन इन सभी को सरकार के द्वारा भी अधिकार मिला हुआ। वो अधिकार क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम डिटेल से जरूर बताएंगे। अब देखें 1970 वाला जो खतियान है, उसको जो एक तरह से राज्य सरकार के द्वारा, ऐसे समझें ये एक पुराना खतियान है। अब इस पुराना खतियान जो तैयार किया गया वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया। उसके बाद आप समझ सकते हैं जब अंग्रेजों के द्वारा किया गया तो अंग्रेजों का शासन था। अब 1947 के बाद की बात है, ये सारा प्रक्रिया हो गया। जब राज्य में पूरा शासन लग गया तो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है, सरकार के द्वारा लोगों को जो है, आप कह सकते हैं लोगों के हितों के लिए जो पुराना दस्तावेज है, इसलिए कि पुराने दस्तावेज से बहुत लोग जमीन की खरीद बिक्री कर रहे थे, बहुत लोग गलत तरह का कागजात दिखाकर जो है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो है असली मालिक का पता करने के लिए ऐसा किया गया, ताकि विवाद नहीं बढ़े, क्राइम बढ़ रहा था। तो इन सभी समस्या का हल के लिए राज्य सरकार के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण किया गया। इसमें बहुत सारी त्रुटि भी हुई, और इस त्रुटि का सुधार आज तक लोग करवा रहे हैं। अभी तक आपको बहुत सारे ऐसे मामले मिलेंगे जो पुराना खतियान से, है ना, पुराना खतियान से नया में से सुधार करवा रहे हैं, नया में जो है सुधार करवा रहे हैं। अब इस बात को आप समझ लें कि अगर 1970 की बात है तो 1970 में अगर राज्य सरकार वाला जो खतियान है वो अगर आपके पास है, तो फिर जो है ये आपका नया खतियान है। अब नया जो एक तरह से आप कह सकते हैं आपका रिविजनल सर्वे हुआ, वो खतियान आपके पास अब प्राप्त हो चुका है। अब ये जो खतियान है 1970 वाला, इसी के अनुसार अभी तक काम चल रहा है। अब आगे भविष्य में अगर आपके राज्य में फिर से भूमि सर्वेक्षण किया गया तो फिर एक नया खतियान देखने को मिलेगा, जिसको जो आपका पुराना खतियान है, सबसे पुराना नहीं, बीच वाला पुराना, उसको एक तरह से देखते हुए भूमि का सर्वेक्षण करना है। सवाल है सर, मैंने एक जमीन का वायना किया है, विक्रेता ने रजिस्ट्री पेपर और 2016 तक का रसीद दिखाया है, पर रजिस्ट्री ऑफिस में पता चला कि 1960 के सर्वे में यह जमीन बिहार सरकार थी, इसलिए 2016 में रसीद कटना बंद कर दिया गया। क्या अब इस जमीन को अगर मैं रजिस्ट्री ले लूं तो कानूनी लड़ाई से ये जमीन जो है अपने नाम करवा सकूंगा या मुझे नुकसान हो जाएगा? जमीन विक्रेता के कब्जे में है और वो मुझे पोजीशन देने को तैयार है। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि 1960 के सर्वे की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1960 में जमीन अगर बिहार सरकार का है तो 1960 में बिहार सरकार के नाम कैसे हुआ, ये पता लगाना बेहद जरूरी है। यानी अगर बात करें तो 1908 में क्या था
ये आपको पता लगा। अगर ये 1908 में किसी का निजी जमीन होगा, जिसके पास कब्जा है उसी के पूर्वज का निजी जमीन है, तो आप बेझिझक ले सकते हैं, आप कानूनी लड़ाई से जीत सकते हैं। अब लेकिन अगर मान लेते हैं 1908 का जो खतियान है उसमें भी ये जमीन आप कह सकते हैं पुराना पर्ती है या अन्य प्रकार का कोई जमीन है, खाली जमीन है, सरकार का ही जमीन है, तो उस केस में जो है आप नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए ये पूरी जानकारी आप पता कर लें। पुराना अगर जो जमीन है वो जमीन का मालिक वही है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन का कोई भी पुराने दस्तावेज नहीं है, जमीन कोई और जोत रहा है, तब क्या करें? देखें, मान लेते हैं कि ये जमीन है। अब इस जमीन को अगर जोतने की बात करें, मतलब ये हो गया कि इस पर जो खेती कर रहा है कोई और कर रहा है ना, खेती जो कर रहा है वो कोई और है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसके कोई दस्तावेज नहीं है, कोई पुराने दस्तावेज नहीं है। तो ठीक है, पुराने दस्तावेज नहीं है, जो नए दस्तावेज हैं वो दस्तावेज क्या कहता है? अब रही बात कि अगर नए दस्तावेज दूसरे के नाम पर ही हैं, तो पुराने दस्तावेज के आधार पर आप दावा कर सकते हैं, यानी आपका दावा पुराने दस्तावेज के अनुसार होगा। अब पुराने दस्तावेज के अनुसार अगर आप जमीन पर दावा करते हैं कानूनी तौर पर, तो आप जमीन के मालिक कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखें जो है, यानी ये होगा कि प्रॉपर्टी का टाइटल और प्रॉपर्टी का असली मालिक, जमीन का असली मालिक वही होगा जिसके पास पुराने कागजात हैं। कानूनी तौर पर वो अपना दावा साबित करने में सफल होंगे। अब नए दस्तावेज जिसके नाम से बने हैं वो भी मालिक हो सकते हैं, लेकिन उनको ये स्पष्ट करना होगा कि उनके नए दस्तावेज किस आधार पर बने हैं। अगर उनको ये जानकारी नहीं है कि उनके नए दस्तावेज किस आधार पर बने हैं, तो उनके पुराने दस्तावेज का कोई भी कानूनी मान्यता नहीं होगा। बिहार से हूं, यदि रजिस्टर 2 में जमाबंदी पेज जो है यहाँ पर फाड़ दिया है, जिसके कारण मेरा जमीन दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। देखें, मान लेते हैं दाखिल खारिज अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास जमीन का खतियान है, और खतियान जो अगर आपके पास है तो आप क्या करें, सबसे पहले खतियान के हिसाब से सबसे पहले एक कागजात जो है वो तैयार कर लें। उसमें आप अपना जमीन जो है वो चढ़ा लें। आप कह सकते हैं आप एक पंचनामा तैयार कर लें, और पंचनामा बनाने के बाद आप फिर उस पंचनामा के आधार पर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करें। अगर फिर भी जो है आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर आगे आप अपील में जा सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप यहाँ पर जो है DCLR, यहाँ पर DCLR कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, यानी रिजेक्शन के बाद आप अपील करेंगे और यहाँ पर आप अपना दलील देंगे। अगर यहाँ से आपके पक्ष में आदेश जारी होता है तो फिर आप आसानी से दाखिल खारिज करवा पाएंगे। अब है कि सर 2005 तक केस चला, 2 बार डिग्री हुआ था, लेकिन दबंग जो है होने के कारण जो है खेत जोतने नहीं दिया। दादाजी अकेले थे, फिर यहाँ पर छोड़ दिए। अभी जो है SDM के पास सब डॉक्यूमेंट देते हैं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप आज का वीडियो में बताइए थे कि 20 ईयर हो गया है केस छोड़े, और उसमें नया खाता जो है अपने नाम खुलवा लिया, बहुत जमीन बेच भी दिया। देखें, अगर इसको आप सही तरीके से समझें कि अभी देखें 2005 तक चला, जो है 2 बार डिग्री भी हुआ। अभी सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझें कि ये जो जमीन है ना, अगर आपका अपने अधिकार की बात जो है कर रहे हैं, और अधिकार की बात कहने का मतलब ये हुआ कि आप हक का दावा कर रहे हैं, ठीक है, हक का दावा, या आप जो है यहाँ पर अपना कब्जा वापस चाहते हैं, कब्जा वापस चाहते हैं, जो कि
लंबे समय से है तो आपको डायरेक्ट सिविल अपील में जाना चाहिए, सिविल कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए। अब यह है कि वो जमीन को बेच दिया, उस जमीन को अगर बेच भी दिया और सही में अगर उस जमीन के आप हकदार हैं, यानी आपके पास ऐसा कागजात है जिस कागजात के आधार पर आप ये दावा कर सकते हैं कि आप उस जमीन के मालिक हैं, वो जमीन वो संपत्ति हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकें, अपना कब्जा वापस प्राप्त कर सकें। अब है कि अगर मान लेते हैं आपने एसडीएम के पास जो है, या एसडीएम के पास आपने आवेदन किया, आपने एडीएम के पास आवेदन किया, या आप उसके खिलाफ एफआईआर किया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो सामने वाला है कहीं ना कहीं उसके नाम से जो है वो खाता अपने नाम खुलवा लिया है। तो जो खाता आपने नाम खुलवा लिया है, कानूनी तौर पर अभी वर्तमान में इसके पास टाइटल है और जितने भी अधिकारी हैं इन्हीं का साथ देंगे। क्यों? इसलिए कि उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, वर्तमान में तो वही है। आपको उसको रद्द करवाना, आपको उसको कैंसिल करवाना, जो कि होगा सिर्फ सिविल अपील से। सर, बड़े भाई अपने उम्र के अनुभव के अनुसार जो है यहाँ पर किंतु जमीन बेच लिया और यहाँ पर किंतु जमीन पर जो है मकान बना लिया, और छोटे भाई के बच्चे जो हैं जमीन पर बंटवारा सूट का केस किए। देखें, मान लेते हैं कोई भी जमीन है, जमीन अगर ज्वाइंट है, अब यहाँ पर मान लेते हैं बड़ा भाई मकान बना ले, ठीक है, और या हो सकता है छोटा भाई मकान बना ले। आपने अपना मकान बिना बंटवारा का बनाया है, और अगर आपने अपना मकान बिना बंटवारा का बनाया है तो इसमें छोटा का क्या गलती है? आपने, बड़ा भाई ने मकान बनाया, छोटा को देना पड़ेगा, इसलिए आपने बंटवारा तो किया नहीं। तो अगर बंटवारा सूट का केस किया है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो कानूनी तौर पर बंटवारा होगा। अब देखें, बड़ा भाई ने जो बनाया और तो वो एक तरह से अपने जिस जगह पर बनाया वहां पर उनका पोजीशन बरकरार है, और छोटा भाई जो है वो दूसरे जगह उस जमीन पर रह रहे हैं, तब उस केस में यहाँ पर समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है। इसलिए कि बड़ा का ये दावा होगा कि मेरा पोजीशन जैसे ही मौखिक तौर पर हुआ, हम वहां पर घर बनाए। छोटा का भी उतना पोजीशन दिया गया और छोटा वर्तमान में अभी मकान में रहता ही है, या जैसा भी मकान है, छोटा भी अपने मकान में परिवार के साथ रहता है। ये सब सारे सिचुएशन में दोनों अलग अलग केस है। अब एक होता है कि पूरी जमीन पर बड़ा भाई मकान बना लिया, एक होता है कि अपने हिस्से जो उनका शेयर होना चाहिए, जो उनका हक होना चाहिए, सिर्फ उतना एरिया में ही बड़ा भाई मकान बनाया। देखें, इस तरह का विवाद जब मामला कोर्ट में जाता है, हर सिचुएशन, हर तथ्य देखने के बाद फैसला जो है यानी फाइनल जजमेंट में ही पता चलेगा आपको कि आखिर क्या होगा। ऐसे समझ गए होंगे कि क्या होगा। अगर बड़ा भाई पूरी प्रॉपर्टी पर बना ले तो छोटा का भी कानूनी अधिकार होगा। सवाल है, सर, प्रक्रिया से पहले कुछ ने अपने हिस्से बेच दिया और जो है बेचने वालों में से कुछ की डेथ हो गई है। अब कैसे जो है यहाँ पर होगा? ये देखें, इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जो भी है प्रक्रिया जैसे भी है, कोई भी अगर अपना हिस्सा बेचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो अपना हिस्सा गलत तरीके से बेचता है तो दिक्कत है। अपना हिस्सा बेचा, पैतृक संपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं। गलत तरीके से बेचता है, दिक्कत होगा। अब गलत तरीके से बेचता है तो दिक्कत क्यों होगा? तो दिक्कत इसलिए होगा कि ये जमीन है, कीमती जमीन है, अब कोई आगे से ये पूरा बेच दिया तो गलत है। यानी हिस्सेदार में इसका शेयर हक ऐसे होना चाहिए, जबकि इसको एक हिस्सेदार ने गलत तरीके से पूरा फ्रंट को बेच दिया, जबकि आगे वाली जमीन है उसमें सभी हिस्सेदारों का हक होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया। तो ये सारा प्रक्रिया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा।
कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आपका भी इसी प्रकार का कुछ भी सवाल है, कुछ भी समस्या में आप फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, कैसे आपका आसानी से हल निकल जाए, तो ये समझने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपके कमेंट को भी लाएं और आपको बताएं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।